नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आज 2012 की 12वें महीने की 12वीं तारीख है। भारत में इसे अनहोनी बात मानकर कईयों ने कई काम किए। 12-12-12 को लेकर कई तरह की चर्चा हुई। इसके बाद 21 दिसंबर का हल्ला है। 21 दिसंबर को दुनिया खत्म होने की अफवाह से कई मुल्कों में दहशत है। रूस, फ्रांस, यूक्रेन, मेक्सिको जैसे कई देश इस अफवाह की गिरफ्त में हैं। एक सर्वे के अनुसार करीब 2.5 करोड़ अमेरिकी मानते हैं कि 21 दिसंबर को दुनिया वाकई खत्म हो जाएगी। इस अफवाह के प्रतिवाद में अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा को विशेष विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी। नासा के आला वैज्ञानिकों ने 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी को बकवास बताया है। ऐसा कुछ नहीं होगा। नासा के अनुसार पिछले 4 अरब साल से अधिक समय से पृथ्वी टिकी हुई है। न ही वैज्ञानिकों को इससे जुड़े किसी खतरे की जानकारी है। नासा ने कोई भी खतरा नहीं बताया है। दरअसल सुमेर सभ्यता के समय खोजे गए एक संभावित ग्रह निबिरू के पृथ्वी से टकरा जाने की अफवाह से इंटरनेट के ठिकानों पर अफवाह चली हुई है। नासा ने यह भी बताया है कि माया सभ्यता का कैलेंडर दिसंबर 2012 में खत्म नहीं हो रहा है। नासा का यह हस्तक्षेप बताता है कि दुनिया में कितनी दहशत है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। कांग्रेस नेताओं का कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस संगठन में राहुल गांधी की क्या भूमिका होगी, इसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी, यह सोनिया गांधी ने उन्हें चुनाव समन्वय समिति का प्रमुख बनाकर साफ कर दिया है। लेकिन संगठन को लेकर पिछले 2 दिन की कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी का लब्बो-लुआब यह है कि सोनिया गांधी ही संगठन की कमान में रहेंगी। कांग्रेस में दूसरा कंफ्यूजन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर है। अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, सुबोध कांत सहाय जैसे वरिष्ठ नेताओं को सरकार से इस्तीफा दिए हुए 1.5 महीने हो गए हैं। जब इनका इस्तीफा हुआ था तो लग रहा था कि 1 हफ्ते के भीतर इन्हें संगठन में नई जिम्मेदारी मिल जाएगी, लेकिन संगठन का फेरबदल नहीं हुआ। सरकार छोड़ने वाले मंत्रियों का क्या होगा और संगठन के दिग्गज नेता जो मंत्री बनने से रह गए उनका क्या होगा, यह कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है। तीसरा संशय कई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर है। काफी समय से चर्चा है कि किरण रेड्डी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का भट्ठा बैठा रहे हैं तो उन्हें बदलना है। इसी तरह राजस्थान में अशोक गहलोत और महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान को लेकर चर्चा होती रही, लेकिन कुल मिलाकर यथास्थिति ही बनी रही। हालांकि अब भी बीच बीच में बदलाव की कुछ चर्चा हो जाती है। कांग्रेस का चौथा कंफ्यूजन अलायंस को लेकर है। चुनाव पूर्व कांग्रेस किन पार्टियों के साथ तालमेल करेगी। वह बिहार में लालू और नीतीश दोनों के साथ है, तो यूपी में माया और मुलायम दोनों को साधे हुए है। आंध्र में तेलंगाना राष्ट्र समिति और जगन मोहन की वाईएसआर कांग्रेस दोनों से उसके तार जुड़े हैं। टीडीपी सांसदों ने भी उसकी मदद की है। एक नया कंफ्यूजन प्रधानमंत्री पद को लेकर हो गया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जयपुर के चिंतन शिविर से पहले सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है या मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। दिल्ली में भाजपा के 11 अशोक रोड स्थित मुख्यालय में भी कई नेता मान रहे हैं कि ये मोदी का चुनाव है। एक पार्टी के तौर पर भाजपा और इसके दूसरे तमाम नेता चरित्र अभिनेताओं की भूमिका में भी नहीं है। एक तरह से ये मोदी का सोलो परफॉर्मेंस है। भाजपा बनाम मोदी का आकलन करने वाले कुछ जानकारों ने इस बारे में रोचक तथ्य भी जुटाए हैं। एक आकलन के मुताबिक पहले चरण का प्रचार खत्म होने तक मोदी ने जितनी जनसभाएं की थी उनमें उन्होंने सिर्फ 2 या 3 बार भाजपा का नाम लिया है। इसके उलट उन्होंने सैकड़ों बार अपना नाम लिया। मोदी का ब्रांड उन्होंने भाजपा से भी बड़ा बना दिया है। इसी तरह पार्टी के आला नेताओं के प्रचार का भी मामला है। भाजपा के आला नेता प्रचार के लिए गुजरात जा रहे हैं और बिना किसी चर्चा के वापस आ जा रहे हैं। सब प्रचार में जाने की औपचारिकता भर पूरी कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी एक दिन सूरत में प्रचार के लिए गए। इसी तरह लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली आदि तमाम नेता गए और आए, किसी ने उनका नोटिस नहीं लिया। सुषमा स्वराज के भाषण की थोड़ी चर्चा इसलिए हो गई कि उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता दिया था। कांग्रेस और भाजपा का दूसरा फर्क ये है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक खासकर सोनिया और राहुल गांधी प्रचार के बिल्कुल आखिर में हवा बनाने के लिए मैदान में उतरे। वहीं भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक शुरुआत में ही भाषण दे आए थे।
इससे भी जाहिर होता है कि गुजरात चुनाव में भाजपा के महारथियों की क्या अहमियत है। कर्नाटक में समय से पहले विधानसभा चुनाव संभव है। भाजपा भी इस बारे में सोच रही है। वीएस येदियुरप्पा के अलग पार्टी बनाने के बाद से ही अगले चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सवाल सिर्फ यह है कि चुनाव भाजपा की कार्यवाहक सरकार के मुखिया जगदीश शेट्टार करवाएंगे या राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यपाल हंसराज भारद्वाज की देखरेख में होंगे। भाजपा ने अगर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने में देरी की और येदियुरप्पा अपना दांव चल गए तो चुनाव भारद्वाज की देखरेख में ही होंगे। बहरहाल चुनाव से ज्यादा कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि कर्नाटक में चुनाव के बाद क्या स्थिति बनेगी। अब तक कर्नाटक में 3 ध्रुवों पर चुनाव हो रहा था, कांग्रेस, भाजपा और देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस। लेकिन अब एक चौथा कोण इसमें जुड़ गया है, वह येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पार्टी का है। इस बार 4 कोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है और तभी बुरी तरह से खंडित जनादेश का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। इसलिए एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे एसडी कुमारस्वामी ने इन दिनों चुप्पी साधी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता वीएस येदियुरप्पा के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। इसे देखकर देवेगौड़ा पिता पुत्र की पार्टी के भाजपा नेताओं से नजदीकी बढ़ाने की खबर है। कुमारस्वामी पिछले विधानसभा का इतिहास दोहराने की उम्मीद में हैं। उन्हें लग रहा है कि येदियुरप्पा और कांग्रेस को रोकने के लिए भाजपा उनकी सरकार बनवा सकती है। यानी एक समीकरण भाजपा और जेडीएस का है तो दूसरा समीकरण कांग्रेस व कर्नाटक जनता पार्टी का है। लेकिन इसका उलट समीकरण भी संभव है, यानी चुनाव बाद कांग्रेस जेडीएस एक साथ जाए और भाजपा व कर्नाटक जनता पार्टी साथ हो जाए। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है। समाज पार्टी की नेता मायावती ने केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को चुना। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अचानक खड़े होकर मायावती ने अंसारी से कहा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वे सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं। मायावती ने अंसारी से कहा कि आप दोपहर 12 बजे के बाद दिखाई नहीं देते हैं और उसके बाद सदन की कार्रवाई नहीं चलती है। मायावती ने कहा कि यह कैसा सदन है। अंसारी ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन मायावती और उनके सांसदों के हंगामे में उनकी बात दब गई। सदन से बाहर आकर मायावती ने कहा कि राज्यसभा में आज का हंगामा शुरुआत है। अगर सरकार नौकरियों में SC ST को प्रमोशन आरक्षण का फैसला नहीं करती है तो और भी बहुत कुछ होगा। बहुजन समाज पार्टी ने एक योजना के तहत संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करा दी। अपना विरोध जताने के लिए उन्होंने अपने सांसदों से दोनों सदनों में हंगामा कराया। राज्यसभा में वे खुद हंगामे में शामिल रहीं, जिसकी वजह से 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू होते ही सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। हैरानी है कि वे सदन में कामकाज नहीं होने के कारण हंगामा करवा रही थी। लोकसभा में भी उनके सांसदों ने अचानक कोयला घोटाले का मुद्दा उठा दिया। इस पर बसपा सांसदों ने इतना हंगामा किया कि सदन दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। सरकार ने कहा कि वह खुदरा कारोबार की बहुराष्ट्रीय कंपनी वॉलमार्ट के भारत में लॉबिंग पर कथित तौर पर 125 करोड़ रुपए खर्च करने के मामले की जांच एक रिटायर्ड जज से कराएगी। मुख्य विपक्षी भाजपा ने समयबद्ध न्यायिक जांच की मांग की थी, इसे सरकार ने मान लिया है। यह जांच समयबद्ध होगी। हालांकि कुछ और विपक्षी पार्टियां इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग कर रही थी, लेकिन उसे ठुकराते हुए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने रिटायर्ड जज से जांच कराने की बात कही है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने उम्मीद जताई है कि विपक्ष और सहयोगी पार्टियों की मदद से आर्थिक सुधार के 5 बिल पास हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों से मुलाकात हुई और बिल पास होने की उम्मीद है। चिदम्बरम ने कहा कि 4 विधेयकों के बारे में इस हफ्ते के अंत में विपक्ष से बात होगी। उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों में सुधार हुआ है और यह सुधार संतोषजनक है। उन्होंने प्रत्यक्ष कर संग्रह में बढ़ोतरी को भी संतोषजनक करार दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतर ऑलराउंडरों में एक इरफान पठान ने आज सबको चौंका दिया। उन्होंने खेड़ा की सभा में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया। गुजरात में कल पहले चरण का मतदान होना है और 17 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। दूसरे चरण के चुनाव वाले इलाके में प्रचार के दौरान पठान मोदी की सभा में मंच पर गए और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। गुजरात में चुनाव का पूरी तरह से ध्रुवीकरण हुआ है। ऐसे में पठान के मोदी के मंच पर जाने को प्रधानमंत्री की इस बात का जवाब माना जा रहा है कि गुजरात में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी।